नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आपदा पर सवाल, संसद में बवाल। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश ने जगह जगह तबाही मचाई। आलम यह है कि राज्य की 70 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। वहीं प्रदेश में भारी बारिश से पैदा हो रही मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन भी मुसीबत बनता जा रहा है। एक और जहां चारधाम को जोड़ने वाले प्रमुख हाईवे जगह जगह भूस्खलन के कारण बाधित है, तो वहीं टिहरी के बाद एक गाँव में भूस्खलन के बाद 35 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा, जबकि रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ व तुंगनाथ में भूस्खलन और भूधसाव से ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। इस बीच केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से आगे भीमबली में भारी भूस्खलन हुआ। इस दौरान आए मलबे से मंदाकिनी नदी का प्रवाह बाधित हो गया। प्रशासन ने रुद्रप्रयाग नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। इस बीच ये मुद्दा संसद में भी गूंजा है, लेकिन खास बात यह है कि इस गंभीर विषय पर चिंता उत्तराखंड से संसद पहुंचे भाजपा सांसदों ने नहीं, बल्कि किसी अन्य राज्य की कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने जताई है। रंजीत रंजन ने संसद में प्रगति और हिमालय के दोहन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने घटते वन क्षेत्र और पहाड़ों में विकास के नाम पर हो रहे विनाश पर चिंता जताई है। वही राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या ये विकास विनाश की तरफ हमें आगे बढ़ा रहा है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने प्रदेश भर में तबाही मचाई हुई है। मानसून की बारिश ने प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक ओर जहां राज्य की 70 से अधिक सड़कें बंद है, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर राज्य में भी जनहानि का भारी नुकसान हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि बंद पड़े मार्गों को खोलने का प्रयास जारी है। जल्द ही चारधाम यात्रा समेत प्रदेश के अन्य मार्गों को भी सुचारू किया जाएगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि समय रहते यदि सरकार ने तैयारी की होती तो लोगों को इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। 31 तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता एनएच जो है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो एनएच का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था। वायनाड में जो अभी इतनी भयंकर आपदा आई, खुद इनके युवराज को 2 दिन बाद याद आता है कि हमें वायनाड जाना चाहिए। उन समय तक वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग वहां पर राहत का कार्य से लेकर लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे थे, और इनके युवराज को जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको 2 दिन बाद याद आता है कि मुझे वायनाड के दौरे पर जाना चाहिए, और वो इस तरीके के बेफिजूल के जवाब दे रहे हैं। शोभा नहीं देता है। देखिए, चाहे वाडिया भूगर्भ संस्थान हो, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्टें देख लीजिए, चाहे पर्यावरणविदों की चिंता देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड के विपक्ष और सामाजिक संगठनों की चिंता देख लीजिए, हमेशा से कहते आए हम कि यहाँ की जो पर्यावरणीय संवेदनशीलता है, जो हिमालयी भूगर्भीय संवेदनशीलता है, उसका ध्यान रख कर के ही विकास होना चाहिए। और अगर आप मनमाना विकास करेंगे, आप मनमाने तरीके से पहाड़ों का कटान करेंगे और प्रोटेक्शन के काम नहीं करेंगे, तो आप देख लीजिए जो हालात इस समय आपदा में है। वहीं एक और जहां राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी ओर संसद में भी आपदा के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने संसद में प्रकृति और हिमालय के दोहन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने घटते वन क्षेत्र और पहाड़ों में विकास के नाम पर हो रहे विनाश पर चिंता जताई है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो गया। आज अगर हम देहरादून की बात करें, जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। आज से 2 साल बाद देहरादून की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आप चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखिए, जिस तरह के गगनचुंबी इमारतें यहाँ बन रही हैं वो बिल्कुल उत्तराखंड के लिए मुफीद नहीं है।
और तो और मैं ये कहना चाहूंगी कि संवेदनशीलता जो 8 के 8 सांसदों में दिखनी चाहिए। 5 यहाँ से लोकसभा सांसद 15 साल से चुने जा रहे हैं, यहाँ 3 राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ नगर निगम देहरादून की अगर हम बात करें तो 15 साल से उस पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आप देख लीजिए ना, आप किस तरह के सांसद हम लोग भेज रहे हैं वहां पर, संसद में किस तरह के सांसद भेज रहे हैं जो हमारी स्थिति को वहां पे सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। आप देखेंगे संसद में एक छत्तीसगढ़ की शायद वो सांसद हैं जिन्होंने ये इशू उठाया कि पहाड़ में जो दरक रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जो वहाँ पे पर्यावरण खराब हो रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ का जो पर्यावरण है, वो पूरे भारत को वो संजीवनी का काम कर रहा है। और यदि उत्तराखंड में या हिमाचल में या जो भी ये हिमालयी क्षेत्र हैं, अगर इनमें कोई भी नुकसान होता है तो पूरे भारत का नुकसान होगा। कुल मिलाकर राज्य में आई आपदा पर विपक्ष ने सदन से सड़क तक सत्तापक्ष की घेराबंदी तेज कर दी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सत्तापक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो क्या विकास ही विनाश का कारण बन रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। आशीष चौथिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK बयानी जी, भूवैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतनमणि डोभाल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत AK बयानी जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लगातार ये आवाज़ उठने लगी है कि एक बड़ा कारण जो नज़र आता है जिस तरीके की आपदाएं आ रही हैं उत्तराखंड में या फिर हिमालयी राज्यों में, उसका बड़ा कारण विकास है। और अगर विकास नहीं होगा तो जाहिर है कि आप डेवलप नहीं होंगे, फिर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं दुविधा है दोनों चीज़ों की। अब हिमालयी राज्यों में किस तरीके से काम होना चाहिए, या क्यों मानक विपरीत तरीके से काम किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है या फिर अनजाने में किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप उत्तराखंड की स्थिति को? नकारा तो नहीं जा सकता है। विकास की जरूरत आजकल हर एक को है, और विकास के नाम पे ही हमारे यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव जीते जाते हैं। जहां तक विकास को अनदेखा करने की बात है, वह आज के समय में संभव नहीं है। और जहां जहां हमने विकास को अनदेखा करा, वहां पे आपको भी मालूम है कि पलायन बहुत तेजी से हो रहा है और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। इसके पीछे कारण यही कि वहां पे जो समुचित सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और जहां तक विकास को ये बताया जाता है कि इसके कारण पर्यावरण का नुकसान होता है, कुछ हद तक यह बात सही है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगर हम विकास करेंगे, चाहे आप उसको अंधाधुंध कहें या नियोजित कहें, कुछ न कुछ जमीन में परेशानियां उत्पन्न होगी, और परेशानियां जब उत्पन्न होगी तो उसका प्रकृति अपने तरीके से रिएक्ट करती है। और जब प्रकृति का रिएक्शन आता है तो वो कोई बहुत लंबे टाइम तक नहीं होता, थोड़े वर्षों के बाद प्रकृति अपने आप को संतुलित कर लेती है। अब सवाल यह उठता है कि प्रकृति संतुलित कर लेती है, परंतु ये जो बार बार की घटनाएं हो रही है और इसको विकास से जोड़ा जाता है, तो जो आप अपने क्लिपिंग्स में दिखा रहे थे, जहां जहां लैंडस्लाइड उत्तराखंड में हुई, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जिन जगह पे लैंडस्लाइड हुई है वहां पे मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ हैं या टूटी हुई चट्टानों के बड़े बड़े बोल्डर हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो मिट्टी के पहाड़ या चट्टान के जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ये एक दिन में तो बने नहीं है, ये तो प्रकृति की वर्षों की, हजारों वर्षों की क्रियाओं का परिणाम है। हम इनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्या हमें ये नहीं मालूम कि यह सॉइल बम है या डेंजरस रॉक बम है? अगर हम इनको सॉइल बम मान के चलें या रॉक बम मान के चलें, तो अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं है। और इसके लिए होना यह चाहिए कि जो भूविज्ञान विभाग है सरकार के, एक नहीं कई भूविज्ञान विभाग सरकार, राज्य सरकार के भी हैं और केंद्र सरकार के भी, जो उत्तराखंड में कार्यरत हैं, तो उनकी निगाह से ये क्यों ओझिल हो रहे हैं कि जहाँ पे मिट्टी दिख रही है वो स्पष्ट है कि ये कल अगर तेज बारिश होगी तो मिट्टी बहेगी, नीचे आएगी और नीचे डैमेज करेगी। और एक आप साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि जहाँ नदी बह रही है उसके नीचे का हिस्से से कटान शुरू हुआ, तो रिवर जो अंडर कटिंग है उसको पहचानने के लिए कोई बहुत बड़े विशेषज्ञों की जरूरत नहीं है। एक बच्चा भी बता देगा कि अगर पानी का तेजी से एक छोर पे टकरा रहा है तो वो हिस्सा टूटेगा ही टूटेगा। तो जब हमें मालूम है कि पानी किस छोर से बहता हुआ जाएगा, तो वहां पे क्या हम इस तरह के समुचित प्रबंध नहीं कर सकते हैं?
सारे प्रबंध हो सकते हैं, बशर्ते कि इसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ लें। और जो अभी एक संस्कृति चल रही है कि पहले आपदा हो जाने दो, उसके बाद हम उससे निपटने के प्रयास करेंगे, उसके बाद राहत सामग्री पहुंचाएंगे, उसके बाद लोगों को निकालेंगे, उसके बाद मकान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सड़कें बनाएंगे, तो उसके पहले, बरसात के पहले ये क्यों नहीं आकलन हो जाता है कि भैया कहाँ पे संवेदनशीलता है, कहाँ पे नहीं है। हर जगह भूस्खलन नहीं हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड का देखें तो टोटल अगर आप भूस्खलन की लंबाई निकालें तो कुछ ही किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। और अगर इतनी सी चीज को अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह हमारा टेक्निकल फेल्यूर है। और इसके लिए जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उन्हें जिम्मेदार बनाना चाहिए। जब तक उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी कि भाई अगर भूस्खलन होता है या फ्लैश फ्लड आता है तो आपने उसके पहले मई जून में या अप्रैल मई में क्या तैयारी करी और क्यों नहीं उसको आइडेंटिफाई करा है, और अगर होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब तक ये भावना प्रशासन तंत्र में नहीं आएगी तब तक शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप ये जो ठीक है है। पहले बरसात के पहले उन पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करिए जो भविष्य में कारण बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे पोटेंशियल जो कारण बने, उसमें से कुछ ही बनेंगे जहां पर अधिक तेजी से बारिश होगी या क्लाउड बर्स्ट होगा वही बनेंगे। पर क्लाउड बर्स्ट का और तेजी की बारिश का हम एडवांस में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पर अगर आइडेंटिफिकेशन है तो हम समय पे समुचित प्रयास करके उसको रोका जा सकता है काफी हद तक। ठीक है, वापस आएंगे के बयानी जी, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं आपदा पर सवाल, संसद में बवाल। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंद्र कुमार जी। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया। कांग्रेस की कोई महिला जो छत्तीसगढ़ से कहीं से आती हैं उनको ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है। राज्य के लोग चिंतित है वो नजर नहीं आ रहे हैं। और अभी जैसा कि ए के बयानी जी कह रहे थे, तो क्या आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि समस्या कहाँ आ रही है? ए के बयानी जी की बात पे कोई क्वेश्चन चिन्ह नहीं लगाऊंगा, ना उनकी बात का किसी प्रकार का कोई मैं उनका विरोध के रूप में हूं, लेकिन सबके अपने अपने एनालिसिस होते हैं। बयानी जी का एनालिसिस है, देखिए किसी भी काम को करने के लिए, और जैसे ऐसे क्षेत्रों में जब काम होता है तो सभी डिपार्टमेंट्स की, वैज्ञानिकों की, सभी तरीके के उनकी जो है परमिशन के बाद सारी चीजों को लेके काम किया जाता है। मैं ये नहीं समझता कि किसी भी चीज को कोई इग्नोर करेगा, कोई नहीं करने वाला। अब ठीक है, आपदा अगर आती है, प्राकृतिक आपदा का कोई चीज नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है। अभी सुनित्रा विलियम्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा स्पेस जो है वो फंस गई, बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां फेल हो गए। तो ये वैज्ञानिक शैली में मैं कहूं कि किसी भी चीज को आपदा कब आ जाए, कैसे आ जाए, इसको अनुमान नहीं ले जा सकते। जब भी कोई काम करता है अपने हिसाब से अच्छे तरीके से सोच के करता है। अब आता हूं माननीय सांसद के ऊपर बात लेके। माननीय सांसद छत्तीसगढ़ की हैं, ठीक है, उनका अपना विवेक है, वो कोई भी बात कर सकते हैं सदन के अंदर, लेकिन अगर वह हिमाचल के ऊपर बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। हिमाचल हमारे से ज्यादा डेवलप होने के बाद आज ज्यादा आपदाग्रस्त है। अगर आप देखेंगे, रिपोर्टें उठा के देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं भी प्रश्न नहीं उठाया। अगर वो वायनाड पे उठाती, वायनाड में पिछले आजादी के बाद से सदा ही वहां या तो कांग्रेस या कम्युनिस्ट या दोनों की मिलकर सरकारें रही। जिस प्रकार से एक टाइम हमें सुनने में आता था केरल जो है एक बड़ा डेवलप इलाका है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आज केरल की वायनाड की क्या स्थिति है आप सबके सामने है। तीसरा एक और उदाहरण देता हूं, देखिए पिछले 25 साल से दिल्ली एक, आप इसे भूल जाइए कि वो एक प्लेन इलाका है, राजधानी है। 15 साल कांग्रेस शीला दीक्षित के राज में, 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल केंद्र और दिल्ली एक जैसी सरकारें रही। 10 साल इनकी समर्थित आम आदमी पार्टी की सरकार।
जो इंडी गठबंधन, आज दिल्ली में क्या हालत है आपदा को लेके। अगर मेरे को माननीय सांसद उसके ऊपर आवाज उठाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। देखिए, कुल मिला के हमारे क्षेत्र की बात है, आप चिंता कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन आपकी चिंता प्योर और प्योर राजनीति से प्रेरित है। आप सिर्फ यहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं, आप पहाड़ को, उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड को बदनाम करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की नियम है, ये नीति है, ये सांस्कृतिक धरोहर है ये देवभूमि उत्तराखंड। आप इस धरोहर को हर तरीके से चोट पहुंचाना चाहते हैं। इनके सांसद, इनके नेता, सबसे बड़े कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, मैं कहूंगा परिवार और कांग्रेस एक ही, जिसे कह ले राहुल गांधी जी जब कह सकते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो इस देवभूमि उत्तराखंड जो इस पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है, उसको लेके ये कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे आने वाली कांवड़ पे चाहे इनका प्रश्न चिन्ह लगाना हो, चाहे यहाँ पे देवभूमि पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री पे आने वाले तीर्थयात्रियों को समय समय पे लेके किसी भी तरीके से सवाल उठाने हो, तो ये कुल मिला के इनका टारगेट सिर्फ इस देवभूमि उत्तराखंड को किसी भी तरीके से राष्ट्रीय पहचान के अंदर बदनाम करना है। और ये इस काम को लगातार कर रहे हैं, इनके नेता चुन चुन के ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा होने वाला नहीं है। आज अफसोस है रविंद्र जी कि आपको ना उत्तराखंड की स्थिति नजर नहीं आ रही, बाहर के लोगों को नजर आ रही है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। चर्चा इसी पर करेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, 14 से होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं आपदा पर सवाल और चर्चा इसी पर आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रविंद्र जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है और भी तमाम हिमालय राज्य हैं, उनको लेकर कोई टीका टिप्पणी क्यों नहीं? देखिए अच्छी जी, मेरे भाई रविंद्र जी को बुरा लगा कि क्यों उत्तराखंड की बात करी। उन्हें बात तो इधर उधर की करनी चाहिए। उत्तराखंड की बात करी, अरे लड्डू मिल गया आपको, खा लो चुपचाप से। क्या है कि उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, आप बोलते रहोगे क्या? आपको फायदा मिला ना, उत्तराखंड को फायदा मिला ना। पर ये देखो, हमें तो उत्तराखंड से प्यार है। मुझे अगर मैडम आप बात करें सो यशी जी, मेरा तो पहले उत्तराखंड है। अगर मेरा घर सुरक्षित रहेगा तो सबके घर सुरक्षित बढ़िया है। मेरा ही घर बर्बाद हो रहा तो मैं दूसरे घर का क्या करूं? हमारा उत्तराखंड आपदाओं से पीड़ित है। आप देखिए कितनी आपदाएं आ रही। बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए कि वाकई हमारे सांसद निकम्मे हैं। जिनको यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, वो उनके हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब देने नहीं आ रहे हैं। अभी अजय टम्टा जी कौन थे इनके सांसद? अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, वो बेचारे जो है वो बोल ही नहीं पाए, उन्हें समझ में सवाल ही नहीं आ रहा। अरे कैसे कैसे सांसद चुन के भेज दिए मोदी जी के नाम पर, जो अपने उत्तराखंड की बात नहीं रख पा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर अपार मुद्दे हैं, अपार संभावनाएं भी हैं। ऐसा नहीं, उत्तराखंड तो ऐसा राज्य है जहाँ देवता वास करते थे। यहाँ क्या रोजगार मांगना, यहाँ तो सब कुछ होना चाहिए। पर सरकारों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया है। व्यस्त हैं अपने कैबिनेट विस्तार में। कैबिनेट विस्तार होगा, मुख्यमंत्री बदलेगा, दौड़ भाग दिल्ली की चल रही है। शर्म आनी चाहिए। 2 महीने रुक जाओ। 3 साल आपने मुख्यमंत्री चला दिए, अरे 2 महीने और चला लो। अब आप दौड़ भाग कर रहे हैं, अभी कैबिनेट विस्तार भी आज ही चाहिए आपको। अरे 2 महीना जो लोग हैं, आप लोग लग जाओ जनता की सेवा में, क्योंकि जनता त्रस्त है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और देखें, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग, इनको बुरा नहीं लग रहा है, इनको अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब आपदाएं आती हैं तो उस टाइम पर ना तो कोई कोटेशन चाहिए और ना कोई कुछ और चाहिए। इनको तो सिर्फ ठेका देना है, तुरंत उन्हें का काम कर दे, कोई कोटेशन नहीं आई, कुछ नहीं आई, मेरे आदमी को इतने करोड़ का फायदा मैंने दे दिया। हजारों करोड़ मांग के लाएंगे, उसकी बंदरबांट करने का काम करेंगे। सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। जनता के साहूकारों से कोई मतलब नहीं है। अभी देखें, केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई, सबको नीचे लाया गया, रेस्क्यू किया गया। उसके एक दिन बाद बात आती है कि हेलीकॉप्टर से ऊपर भेजो और 25% छूट दे दो। मतलब उस हेलीकॉप्टर कंपनी को भी फायदा दिलाने के लिए कौन जाएगा हेलीकॉप्टर में? छोटा आदमी तो नहीं जाएगा, बड़ा ही आदमी जाएगा। वो हेलीकॉप्टर की कंपनी कैसे कमाए? 25% सरकारी घाटा हो तो हो, पर हेलीकॉप्टर कंपनी को कमाई मिलनी चाहिए। इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। अरे जनता की भावनाओं को समझिए, क्या जरूरत है? 2 दिन और रुक जाओ। आपने 2 दिन नहीं यात्रा चलाई, 2 दिन बाद फिर वो वहां डिस्टर्ब हो गया। तो लोगों की जानकर रिस्क मत लो। और सबसे बड़ी बात है
जो मंदिरों के साथ आप लोग कर रहे हैं। आज देखें, जो हम देवभूमि में रहने वाले लोग हैं और हम भगवान को मानते हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म से भी हैं और भगवान को माने ही, क्योंकि हमारा तो हर शुभ कार्य की शुरुआत जो होती है सुबह पूजा पाठ से होती है और शाम को भी पूजा पाठ से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, अंत करते हैं। तो हमें जो है भगवान पे बहुत आस्था रखनी चाहिए। प्रभु की इच्छा से सब अच्छा होगा, लेकिन प्रभु की आप शिला को उठाकर ले जाने का काम कर रहे हैं। आप केदार बाबा के पीछे ही पड़ गए, कभी वहां सोना छोड़ देते हैं, कभी शिला उठाकर ले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो तीर्थ पुरोहितों के मकान तोड़ देते हैं। अरे क्यों पीछे पड़े हैं हमारे देवी देवताओं के? और जो ब्राह्मण बेचारे हमारे हमारे जो है हमें आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि भाजपा को गाली दे रहे हैं। आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, जिनके आशीर्वाद लेने के लिए जनता दूर दूर से आ रही है केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेके कि कुछ फले फूले, वो बेचारे गाली दे रहे हैं, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बड़ा अफसोस होता है। इस तरह मत करें। और आपदा को यशी जी कोई नहीं रोक सकता। आपदा जो आनी है, देखो वो तो अपना काम है, वो तो आएगी, लेकिन आपदा के लिए व्यवस्थाएं तो हम कर सकते हैं। अगर आपदा आ जाए तो हम ऐसी व्यवस्था रखेंगे, ये तो हमारा काम है। हम ये नहीं कह रहे बादल क्यों फटा, बादल फटते हैं, बादल फटा ठीक है, पर अगर फट गया तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? अरे एक स्कूटर भी खरीदते हैं तो एक स्टेपनी उसके अंदर होती है, कार में स्टेपनी होती है, अगर टायर पंचर आशीष जी, ये कैसे पता करेंगे कि बादल कहाँ फटने वाला है? देखिए कहाँ फटने वाला है इस चीज पे तो देखिए हमारे भू वैज्ञानिक बैठे हैं, उन्हें पता होगा, पता लगता है कि नहीं लगता। हाँ, सरकार को नहीं पता। सरकार को इतना पता होना चाहिए, अगर फट गया, दिक्कत आ गई, तो हमारे पास क्या व्यवस्था है, आपके क्या स्टेपनी है, आपको उसकी बात करनी चाहिए, आपको व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। सरकार का देखिए दिन प्रतिदिन, आज से 50 साल पहले जो व्यवस्थाएं थी और आज की व्यवस्थाओं में परिवर्तन है। अब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलती हैं, देश आगे बढ़ता है और हम तो फिर विश्वगुरु के साथ हैं। विश्वगुरु जी जो है वो हमारे यहाँ इस तरह की हालात करेंगे, तो विश्वगुरु जब देश के अंदर है तो मुझे तो नहीं लगता देश की जनता को परेशान होने की जरूरत है। हमें तो सब कुछ चाहिए, हमें क्योंकि विश्वगुरु के हम शरण में हैं तो सब कुछ मिलना चाहिए, पर मिल नहीं रहा है। दुर्भाग्य है, अपने आप को खुद विश्वगुरु घोषित कर दिया, पर आप कोई गुरु गारू नहीं है, आप तो अपनी पार्टी के ही जो है जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मंदिरों के साथ अगर आप छेड़छानी कम करेंगे और देश के विकास में ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दीपक रावत जी। यासी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता की बात बोली। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने, रविंद्र भाई ने बोला कि रंजीत रंजन ने जो बात बोली वो उत्तराखंड के संदर्भ में बोली है, और जहां तक मुझे ज्ञात है उन्होंने हिमालय को शब्द इस्तेमाल करा है, हिमालय चीज को इस्तेमाल करा है, तो वो पर्टिकुलर की बात नहीं करी है। उनका जो ध्यान था वो हिमालय, उन्होंने उनके शब्द यही हैं कि हिमालय का दोहन हो रहा है। हाँ, हिमालय के जितने भी राज्य है उनसे संबंधित था। पर चिंता देखिए, जो हिमालय के हमारे राज्य से 5-5 विधायक गए हैं, उन्हें चिंता नहीं हो रही है, उन्हें किसी बार की चिंता नहीं है, उन्हें आपदा की भी चिंता नहीं है। उन्हें आपदा में कोई आपको मंत्री दिख रहा है, आपको कोई सांसद दिखा हो कई लोगों की सेवा करते हुए या लोगों का सेवा दान करते हुए, कुछ भी करते हुए, या कोई बीजेपी वाले कह रहे हैं आपको मुख्यमंत्री दिख रहे हैं ना, फिर आपको सांसदों की क्या जरूरत है? वही यासी जी, आप भी उसी डिबेट में थी जब हमने कहा था मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया। यही आप ही थी उस डिबेट में जब हमने कहा था मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया, वो दिखना नहीं चाहता मुख्यमंत्री जी के साथ। और अब कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली के दौरे तो लक्ष्य लगा सकते हैं, लेकिन केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, बूढ़ा केदार नहीं जा सकते हैं, ये अल्मोड़ा नहीं जा सकते हैं, ये घनसाली नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के दौरे कर सकते हैं अपने राजनीतिक हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए, अपनी पैरोकारी करने के लिए। यासी जी, आप ही के उसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि क्या कारण है कि मुख्यमंत्री अकेले दिख रहे हैं, क्या कारण है कि आज तक इनके जितने लोग मंत्री हैं वो दिख नहीं रहे हैं? तो इनका कहना था कि क्योंकि आपका जो विभाग है उसके जो नेता हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका दिखना है। तो यासी जी, जो आज रंजीत रंजन कौन है, क्या वो उत्तराखंड की रहने वाली है? उनको चिंता हो रही है कि जिस प्रकार से विकास के नाम पे हिमालय राज्यों में, सवाल तो ये भी है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाली महिला को उत्तराखंड की चिंता क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ में इतना कुछ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इतना कुछ हो रहा है, थोड़ी चिंता उसकी भी नहीं कर लेनी चाहिए? यासी जी, यूकेडी का दर्द ये है कि ये दर्द यहाँ के नेताओं में क्यों नहीं जागा? ये कोई भी हो, कोई भी अगर उत्तराखंड की चिंता करता है या हिमालय राज्यों की चिंता करता है, उसके साथ है, लेकिन हमारा प्रश्न है, हमारी चिंता ये है
और हमें इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ के जो नेता हैं, 5 जो सांसद जीत के जा रखे हैं, या 2 जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उनको ये चिंता जाहिर भी नहीं हुई। उन्होंने ये बात संसद में क्यों नहीं बोली? उन्होंने ये बात क्यों नहीं बोली कि हमें जिस राज्य का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस राज्य ने हमें बम्पर वोटों से जिता के भेजा है, जिस राज्य ने हमें दो बार हम पे विश्वास किया है, आज वो राज्य जो है आपदाग्रस्त है। आज उस राज्य को एक विशिष्ट पैकेज की जरूरत है। आज उस राज्य को केंद्र से एक अलग की नीति की जरूरत है। पूरे हिमालय राज्यों को अलग की नीति की जरूरत है। लेकिन क्या हुआ? क्या एक भी सांसद ने ये बात बोली? हमें इस बात का दुख है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल को इस बात का दुख है कि ये बात जो छत्तीसगढ़ की जो सांसद हैं उनको कहना पड़ रहा है। कोई भी कह सकता था, तो क्या ये विचार जो था, ये विचार जो चिंता थी, ये चिंता हमारे सांसदों के मन में क्यों नहीं आई? ये चिंता हमारे सांसदों को क्यों नहीं दिखी? चिंता इस बात की है क्योंकि देखिए रंजीत, इसका जवाब भी हम रविंद्र जी से लेंगे। ठीक है, इसका जवाब हम रविंद्र जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले रतन मनी डोभाल से। रतन मनी जी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रंजीत रंजन जी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन इतनी डिबेट्स हो चुकी है, इतनी चर्चाएं हो चुकी है, और मुझे लगता है कि पर्यावरण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कई बार हम भूवैज्ञानिकों के साथ बैठे हैं, पर्यावरणविदों के साथ बैठे हैं, सॉल्यूशंस है उनके पास, लेकिन हम देख रहे हैं हमारी सरकार के पास सॉल्यूशंस नहीं है। ये जो आपने वो दुखती रग छेड़ने वाली बात है, ये कि ये आज का सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के समय से हम उसको देख रहे हैं, और आज भी अगर आप जो हमारे विद्वान हैं, पर्यावरणविद हैं और भूविज्ञानी हैं, उन्होंने जितना शोध उस पर किया है, और वो अगर उसको टटोल लें, लेकिन वो पन्ने कोई पलट के देखता नहीं है। अभी हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, और ये इस महीने के बाद ये खत्म हो जाएगी, फिर अगले साल हम फिर चर्चा करने बैठेंगे कि ये सब कुछ हो गया, उसके बाद किसी ने फाइल नहीं खोलनी है। हम ये कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है कि आप हर चीज को प्रकृति के ऊपर थोप देते हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा है और उससे साफ बच निकलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ विनम्रता के साथ, जो लोग बैठे हैं, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, कि ये मेरी ये समझ है, हो सकता है गलत हो, कि प्रकृति का वो आपदा का पहाड़ है, तो आपदा आएंगी, पहले भी आती रही हैं, बूढ़े हो गए उसको देखते हुए, लेकिन जिस ढंग से ये आपदाएं आ रही हैं वो मानव जनित है। उसमें बड़ी पूंजी का खेल है, बड़े मुनाफे का भी खेल है, और उस खेल में लोग खेल रहे हैं, और वो उस में कोई इस चीज को नहीं देख रहा है। हमको तो ये कहा जा रहा है कि एक अपनी माँ के नाम एक पौधा लगा हुआ और आप पूरे जंगल कटवा दें। आप जंगल काटते रहिए, हम माँ के नाम पेड़ लगाते रहें, तो ये द्व्यर्थी बात है, ये नहीं चल सकता। तमाम पर्यावरणविदों के, वैज्ञानिकों के बार बार चेतावनी देने के बाद भी आप जिस तरीके से पहाड़ के साथ उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं अपने मुनाफे के लिए, मैं तो कह सकता हूं कि हो सकता है बहुत सारे लोग उससे सहमत नहीं हो। इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर की हमारी जो सड़कें थे, वो सड़कें ही बेच दी हैं, और जिनको सड़कें जो बना रहे हैं उनको मुनाफा चाहिए, त्वरित मुनाफा चाहिए, तो वो अंधाधुंध ढंग से उनके एकांगी जो विकास है, उनको वहां का पानी का झरना गायब हो जाएगा, इससे चिंता नहीं है। ये कोई और किसी का मकान गिर जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, इससे उनको चिंता नहीं है। उनको सिर्फ खोदना है और आगे जाना है, मुनाफा कमाना है। ये एक नीति बन गई है और ये चल रही है। कोई उत्तराखंड अछूता अलग से नहीं है, उसमें ये चल रहा है, वो जो दौड़ चल रही है। तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये 24 साल में राज्य बनने के बाद में हमने पाया क्या? मैं तो ये समझता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश से और ज्यादा खो दिया इसमें। इस 24 साल में आपको मालूम है, वैज्ञानिक आपके साथ बैठे हैं ध्यानी जी, वो बताएंगे कि ये माना कि हमारा जो पूरा उत्तराखंड का क्षेत्र है भूकंपीय जोन में है, और उस आपने बड़ी अथॉरिटियां बना रखी हैं, विकास प्राधिकरण बना रखे हैं, उत्तराखंड विकास प्राधिकरण बना रखे हैं, जिलों में प्राधिकरण बना रखे हैं। आज तक आप एक भवन का डिजाइन नहीं दे सके उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित रहे, कि कोई आपदा आए तो वो उसमें बच जाए, दब के मरे नहीं। तो ये आप क्या करना चाहते हैं? और जब उसमें ये कह रहे हैं कि अब देखिए, हमारा गृह मंत्री जब झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने केरल सरकार को पहले चेतावनी दे दी। अरे धामी जी को भी बता देते,
कि तुम्हारे यहाँ भी गड़बड़ होने वाला है। अच्छी बात है अगर आपने केरल सरकार को सचेत किया है, वो उसमें वो सरकार नालायक रही, उसने उसके बाद भी वायनाड होने दिया, लेकिन वो धामी जी को बता देते कुछ रास्ता, वो भी देख लेते। और ये मोटी सी बात है कि आप हमेशा संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों का करते हैं। आपको हमेशा पता है कि बरसात में हमारे नदी नाले घाट गदरे वो रिचार्ज कर होंगे, उनमें पानी बढ़ेगा। उस पानी से ये नुकसान हो सकता है जब आप धीरे धीरे उनको संग्रह करते जा रहे हैं, उसकी जगह पर आप कब्जा करते जा रहे हैं, तो फिर ये तो होगा। अब इसके सरकार ये कहे कि प्राकृतिक आपदा है, हम उसमें साफ बच जाएं, ये बहुत सारे लोगों के लिए तो ये आपदाएं वरदान बन के जाती हैं, वो तो कमाई करते हैं उस पर। जैसे अभी एक प्रवक्ता बता रही है, ये मैं निवेदन ये है, जो भी उत्तराखंड से जो लोग भी बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के हैं, हम सारी चीजों को राजनीति के साथ गड्ढ-मड्ढ कर देते हैं। कभी ये मान के चलिए कि आप इस प्रदेश के रहने वाले लोग हैं और कुछ भी है, क्यों नहीं सवाल उठता कि रजनी रंजन ने वो सवाल उठाया, पर्यावरण पूरे हिमालय का सवाल उठाया, और हमारे तो पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी हिमालय का सवाल उठाते रहे पहले, लेकिन अब क्यों नहीं उठा रहे जब उनकी सरकार सत्ता में है? और जो हमारे 8 सभासद है, सबके मुंह सिल गए, क्योंकि इसलिए सिल गए हैं कि वो कहें किससे? अब मोदी जी से तो कह नहीं सकते कि आपने इस तरीके से ये विनाशकारी जो विकास हमारे यहाँ कर रहे हो, इसको नहीं होना चाहिए था। अच्छी सड़कें हमें चाहिए, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन अच्छी सड़कों का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को वहां मार दें। कितने लोग, आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कितने लोग हताहत हुए हैं। अभी मैं 3 दिन से देख रहा हूँ। हाँ। मैं तो हरिद्वार में कि वहां मैंने आज फिर उनको रोक के पूछ लिया, जो केदारनाथ से खच्चर वाले वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पैदल रास्ता भी बंद हो गया है पानी से। और इस बार मैंने कमाई क्या हुई आपकी? कह रहे कमाई नहीं, खच्चरों का दाना भी हम नहीं खरीद पा रहे, यात्रा तो हुई ही नहीं। वो पहले दिन थोड़ा सा यात्रा हुई, उसके बाद बरसात हो गई, सारी खत्म हो गई। आप 12 महीने चलाने वाले थे, ऑल वेदर रोड आपने बनाया कि 12 महीने यात्रा चलेगी। हम खुश थे, हमने स्वागत किया कि चलो हमारे लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा, कुछ आर्थिकी हमारी सुदृढ़ होगी। तो आप तो आर्थिकी और बिगाड़ दी हमारी, जो हम खा कमा रहे थे उससे भी हम चले गए हैं। ठीक है रतन मनी जी, मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर सवाल है और इसको उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राजनीति को थोड़ा सा अलग रख के भी काम करना चाहिए हमें। ये इस पे देखिए, ये वाकई बहुत गंभीर विषय है, और जैसा कि आपने कहा कि हमें ये सोच समझकर बात करनी चाहिए कि हम भी उसी राज्य का हिस्सा हैं। अगर पहाड़ दरक रहे हैं तो आने वाले दिनों में कुछ टाइम बाद परेशानी हमें भी होगी, तो उस अकॉर्डिंगली चीज़ें हों तो बेहतर है। एक बयानी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ये जान पाएँ या ये बता पाएँ कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं? पहाड़ जहाँ जहाँ पर भी दरक रहे हैं, बहुत पहले बहुत सारे शोध हुए, लेकिन उन शोध पर कोई काम नहीं किया गया, और आज जिस तरीके से विकास के नाम पर जगह जगह पर पेड़ नष्ट हो रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं उत्तराखंड के जंगलों में आग लगाई जा रही है, जिस तरीके से पेड़ जलते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इनको कैसे देख रहे हैं, और क्या ये संभव है कि हम ऐसी घटनाओं पर पहले से हमें पता चल सकता है कि ऐसा हो सकता है? निश्चित रूप से ये पहले से पता एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ये बात कहती है कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस पे हमारा जोर नहीं है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि निश्चित रूप से ये प्राकृतिक आपदा तो है, पर गवर्नमेंट का जोर नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ने इतने सारे डिपार्टमेंट किस लिए खड़े करें? उनका काम ही अब डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो क्या वो डिजास्टर के बाद ही एक्ट करेगा या डिजास्टर को रोकने के लिए भी प्रयास करेगा? या इसी तरह से दूसरा कई लैंडस्लाइड के लिए एक अभी नया डिपार्टमेंट बना है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी है और प्रादेशिक स्तर पर भी कई डिपार्टमेंट हैं। अब सवाल ये कि क्या प्राकृतिक आपदा होते हुए रोकी नहीं जा सकती क्या? तो मेरा आंसर ये कि कुछ को तो हम निश्चित रूप से रोक सकते हैं, कुछ को नहीं रोक सकते। जैसे क्लाउड बस्ट, इसका प्रिसाइज प्रेडिक्शन आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है, परंतु जहाँ पर क्लाउड बस्ट की संभावना है, ऐसे क्षेत्रों को हम चिन्हित कर सकते हैं उसकी टोपोग्राफी देख के या उसके आसपास के पर्यावरण को देख के,
जब 150 इस तरह के क्लाउड बर्स्ट का मॉडल इकट्ठे करेंगे, लोकेशन इकट्ठे करेंगे, तो कुछ न कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा और वो बताएगा कि इस परिस्थिति में ये क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। तो ऐसी जगह हम अगर पहले से चिन्हित कर लें और जो पानी बहेगा वो निश्चित रूप से नदी नाले के या खाले के थ्रू बहेगा, तो खाले के आसपास क्यों आबादी डेवलप होने दी जाती है, इसका हमको निश्चित रूप से निकालना पड़ेगा। और जहां तक अभी जो वर्तमान में आपदा चल रही है लैंडस्लाइड की, तो लैंडस्लाइड कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, इसके पहले लंबा टाइम लगता है उसको प्रिपेयर होने में। और आपको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आप जितने भी स्लोप्स हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई वहां देखेंगे वहां मिट्टी के पहाड़ जमे हैं या टूटे हुए पत्थर हैं। तो ये एकाएक इतनी मिट्टी आ गई, और मिट्टी तो निश्चित रूप से अगर पानी जरूरत से ज्यादा गिरेगा तो वो बह के नीचे ही आएगी, तो वो निश्चित रूप से लैंडस्लाइड करेगी। तो क्या हम पहले से मिट्टी को निकालने का प्रयास नहीं कर सकते? और अगर निकाल नहीं सकते तो क्या वहां पे प्लांटेशन नहीं हो सकता जो उस मिट्टी को बहने से रोके? या हम कोई ऐसी दीवार नहीं खड़ी कर सकते जहां मिट्टी के लिए एक बैरियर का काम करे? और सवाल यह कि जो मौसम विभाग है, अगर वो प्रेडिक्शन करता है कि इस एरिया में इतनी बारिश इतने घंटों में होगी, तो उस हिसाब से हम जो मॉडल बना सकते हैं और उस मॉडल की बेसिस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी बारिश होने पर इतना जमीन के अंदर पानी जाएगा और उसके कारण इतना ल्यूब्रिकेशन होगा और इतना वेट बढ़ेगा, और उस स्थिति में ये मिट्टी बहने की संभावना है या पत्थर खिसकने की संभावना है। तो ये सारी चीजें संभव है, बशर्ते कि इसके लिए हम पहले से ही प्रयास करें, और यह प्रयास करने के लिए जितनी सरकारी संस्थाएं उनको इंस्टिगेट करें कि आपको ये करना होगा और इसको जिम्मेदारी पूर्वक लेना होगा। अगर आप जिम्मेदारी से भागते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। एक उदाहरण दूंगा मैं कि अभी लीबिया में 15-20 दिन पहले एक फैसला आया था जिसमें 2 इंजीनियर्स को 14 साल की सजा इसलिए सुनाई थी कि वो बारिश हुई और बारिश का पानी जो बांध के ऊपर से बहा और जिसने नीचे काफी तबाही लाई। ये 3-4 साल पुरानी घटना है, परंतु उस फैसले को अगर हम नजीर माने और जब हम अधिकारियों को जिम्मेदार बनाए कि भाई तुम अब कार्य के प्रति लापरवाही नहीं कर सकते, तुम्हें पहचानना पड़ेगा और उसके लिए उपाय सुझाना पड़ेंगे, और जिस कार्यदायी संस्था उसको उपायों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर इस स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास रविंद्र कुमार जी। सवाल यहाँ पर जो उठ रहा था वो ये था कि आपके सांसदों ने चिंता क्यों नहीं जताई जो छत्तीसगढ़ की एक सांसद को जतानी पड़ रही। आपके सांसद क्या कर रहे हैं? उनको टेंशन नहीं है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है? उनको चिंता नहीं है किसी बात की? और अभी एके बियानी जी ने बहुत सारी बातें कही जिसपे प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें आप कहते हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है अगर काम करने की मंशा बिल्कुल साफ हो, लेकिन हमें तो राशन बांटना है उसके बाद मुफ्त में। यशी जी, मैं सबसे पहले तो रतनमणि त्रिपाठी अपने डोभाल जी हैं, इनकी बात पे घोर आपत्ति करूंगा। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन इससे ज्यादा तो मुझे वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति लगते हैं। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सदन में खड़े होकर गृह मंत्री ने झूठ बोला, भाई बताइए क्या झूठ बोला? पता है आपको, अर्ली वार्निंग सिस्टम गिने चुने देशों में से एक है जो हमारे पास है। इसी का ही कारण था कि हमारे क्षेत्र में जान का नुकसान नहीं हुआ। नहीं रविंद्र जी सुन लीजिए प्लीज। नहीं प्लीज, आप इस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार के बारे में बोलेंगे तो मैं क्यों सुनूंगी? लेकिन आपको पहले आपको सुनना पड़ेगा। रविंद्र जी, लेट मी कंप्लीट फास्ट। सदन में रुक जाइए। मैं उसमें सिर्फ एक बात ऐड ऑन कर रही हूँ, दैट्स इट। रविंद्र जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रतनमणि डोभाल जी का मतलब सिर्फ इतना था कि आप ये बताइए, अगर वो वायनाड के लिए प्रेडिक्शन दे सकते थे तो धामी जी को भी आकर बता दिया करें, तो थोड़ी समस्या कम होगी। उन्होंने एक सुझाव दिया है सीधे सीधे तौर पर। मैं इस पे पहले भी डिबेट कर चुका हूं, सेम वायनाड में और हिमाचल में और उत्तराखंड में दी थी। आज उत्तराखंड में हम सेफ इसलिए जान माल का नुकसान से बच सके कि हमारे पास पहले से सूचना थी इस बात की। वायनाड वालों ने इग्नोर किया, वायनाड ने इग्नोर किया, हिमाचल ने इग्नोर किया, वहां बहुत से लोग लापता हैं। जी, ये बयान आपका बहुत भारी पड़ेगा, सोच समझकर बयान दीजिएगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना। बिल्कुल आप चलाइए इसे, मैं कब मना कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की एनडीआरएफ, पुलिस अधिकारी, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। दिन रात लग के आप उनके हौसले को मत गिराइए। जिस प्रकार से हजारों लोगों को, केदारनाथ में रास्ते में फंसे हुए लोगों को
बचाने का काम किया, आज उनके लिए प्रशंसनीय है। उनके लिए हमें कम से कम एक बार शाबाशी देनी चाहिए उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस हो गई, अधिकारी हो गए। तो आप इस तरीके का कह के कृपया करके कम से कम झूठ और भ्रम का ना फैलाइए। मैं आपकी इज्जत करता हूं डोभाल जी, आप बढ़िया है। और रही बात जहां तक माननीय हमारे बियानी जी ने कहा, तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जो आपदा आती है उसको हम रोक सकते हैं, तो ठीक है। देखिए उसके बारे में समय समय पर हम भी देखते हैं, हमारे मोबाइल पे ही आता है कि क्लाउड ब्लस्ट का तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये संभावना जताई जाती है कि भारी अति भारी बारिश होगी। उसी का कारण है कि बहुत सारी जगहों पे स्कूलों की छुट्टी अलर्ट दे दिया जाता है, कुछ जगहों पे खाली करा लिया जाता है, तो ये सब सिस्टम है। अच्छा, हाँ, इसमें और ये बता दीजिए जरा कि ये 25% छूट देने की क्या जरूरत थी? मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए सुन लीजिए ना, कब आएंगे रवींद्र जी? डिबेट का आधा टाइम जा चुका है, कब आएंगे इस मुद्दे पर? आपने मुझे जितना टाइम दिया है मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मैं सारी बातों को गौर करके बैठा हूँ। देखिए आज अगर कांग्रेस को 25% पे हमारे आपत्ति है अगर यात्रा कराने वालों को, तो एक लंबे समय तक इन्होंने तो बड़ी लंबी हज यात्राओं के लिए सब्सिडी दी, जाते जाते 144 संस्थान वक्फ बोर्ड को दे गए सरकारी जमीनें। तो आपके आप हमें 25% से प्रॉब्लम नहीं है। आपत्ति है नहीं रविंद्र जी, आप बातों को गोल गोल मत घुमाइए। आपके 25% से प्रॉब्लम नहीं है किसी को। प्रॉब्लम यह है कि जब 2 दिन पहले तक वहां पर यात्रा बाधित थी, समस्याएं हम देख रहे थे केदारनाथ में लैंडस्लाइड किस तरीके से हो रहा था, तो हेलीकॉप्टर से में 25% छूट देने की क्या जरूरत थी? जान के साथ क्या, अगर कुछ हो जाता खुदा न खास्ता तो क्या करते? देखिए मैं बता दूं, जिसके मन में श्रद्धा है ना, आप मेरी बात समझ लीजिए। अभी भी आपदा आ रखी है, पहाड़ टूटे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे यात्री हैं, कई ऐसे साधु संत हैं जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी जाते हैं और 12 महीने जाते हैं। कौन से साधु संत हैं जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं? कितना पैसा है? आज तो गरीब आदमी हेलीकॉप्टर से जाने की नहीं, मुझे बताइए, गरीब आदमी हेलीकॉप्टर अफोर्ड कर सकता है? ये तो रविंद्र जी आपको बखूबी पता होगा, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है आपको। देखिए गरीब और अमीर में श्रद्धा को मत बांटिए। मुझसे रविंद्र जी ये राजनीतिक टिप्पणियां मत करिए, ये सब आप कांग्रेस और यूकेडी वालों के साथ किया करिए। गरीबी अमीरी, कांग्रेस बीजेपी ये सब अलग किया करिए, मुझसे मत करिएगा। ये धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं बैठी हूं मैं यहाँ। आशीष नौटियाल जी, राजनीति तो ये कर रहे हैं एक लंबे समय तक। आशीष नौटियाल जी, आज इन्हें 25% पे आपत्ति है। रविंद्र जी, मुझे नहीं है आपत्ति। रविंद्र जी ठीक है, रुकेगा। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं है। क्यों आशीष जी? अभी तो आप ही कह रहे थे आपको आपत्ति थी। जस्टिस जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा वो सिर्फ इसलिए कि हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर की कंपनी को फायदा दिलाने के लिए, क्योंकि वहां इलेक्ट्रल बॉन्ड है आप लोगों के। अरे भाई लंबे समय तक आप जहाज से फायदा दिलवा रहे थे। आप इतने राजीव गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अरे सब्सिडी दे रहे भैया आप हज यात्रियों को। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका मतलब आप फायदा ले रहे थे। मत करो, आप एयरलाइन कंपनियों से फायदा ले रहे थे लंबे समय तक। इसका मतलब क्या है कि आप एयरलाइन कंपनियों से फायदा ले रहे थे। नहीं गई 144 सरकारी संपत्तियां 2013-14 में वो पेट को क्यों देकर गए आप? आप 25% के लिए आपत्ति है। हिंदुओं को जब भी उनके सम्मान के लिए किसी की सरकार कोई काम करती है आपको आपत्ति होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू हित में नहीं है, कांग्रेस नहीं भर पाता है, सनातन विरोधी पार्टी है। किसी की जानकारी मत लो, हिंसक इस तरह बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सनातन के मंत्रियों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आप किसी की जानकारी चिल्ला रहे हैं, चिल्लाएंगे आप, चिल्लाएंगे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लंबे समय तक हज यात्रियों को सब्सिडी में जो काम नहीं चलेगा, इस तरह उनके धार्मिक स्थल पे भेजने का काम करते थे। रवींद्र जी ये कौन सी बात हुई? हज यात्रियों को सब्सिडी देते तो हम भी 25% छूट, ये मतलब कुछ तो लॉजिकली बात क्या करिए, डंके की चोट पे कहिए कि हाँ हमने श्रद्धा के नाम पे दी 25% छूट। अब हज में क्या हुआ था इस पर चर्चा करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी वाली बात कहां से आ जाती है बीच में? उनका मसला है, वो उनका मसला है।
अपील करूंगा माननीय गांधी जी, 12 महीने सब्सिडी दीजिए आप हेलीकॉप्टर से जाने वालों को। मैं कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं। ठीक है दीपक रावत जी, खुद ही सरकार सब्सिडी दिलाओ, रेट कम नहीं करा सकते उनसे? सब्सिडी दीजिए, मतलब सरकार का पैसा बर्बाद करने के लिए, आम जनता का पैसा। हाँ, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए क्या? लंबियों को यात्रा कराने से पैसा बर्बाद हो रहा है अपने, और वहां आप पैसा आबाद हो रहा था। आपत्ति यही है, बात ना करें, इसी बात पे आपत्ति है। अरे आप एक जगह आंखें बंद कर लेते हैं, दूसरी जगह उंगली उठाते हैं, इसी बात को लेकर आपत्ति है। ठीक है रविंद्र जी और नौटियाल जी रुक जाइए, रुकेगा। दीपक रावत जी। यासी जी, वो आपको चुनूक हेलीकॉप्टर से थार गाड़ी याद है कुछ? हाँ आपने हाँ, वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनूक हेलीकॉप्टर का इससे अच्छा उपयोग तो हमने आज तक नहीं देखा। हमने देखा था उसका उपयोग, अब तो दिख रहा है कि जो बेचारे आपदाग्रस्त हैं, आपदा में ग्रस्त हैं, उनको उतारा जा रहा है। लेकिन सब इस प्रदेश में सबसे अच्छा उपयोग उसका थार को ले जाके जो केदारनाथ छोड़ा गया, और उसके तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर वीआईपीओ ने उसका उपयोग करा, जिसमें जो हमारी सचिव है, उत्तराखंड की सचिव, उनको दिशा निर्देश जारी करने पड़े थे कि इसका ये किस उपयोग के लिए ले जा रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये डिसाइड करना है कि वो केंद्र ने ले रखी है, लेकिन उस ठेकेदारी की बनस्पत वो इस प्रदेश को क्या क्या देना चाहते हैं, वो इस प्रदेश में कौन सी अपनी योजना को थोपना चाहते हैं, वो इस प्रदेश में कौन से वीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तो भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी। और मैं एक और बात आपके माध्यम से यासी जी पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से पूछिए तो इनका कहना होता है क्या विकास नहीं चाहिए, क्या विकास के विरोधी है? तो मैं पूछना चाहता हूं, विकास करिए, पर विकास किस कीमत में करना है ये भारतीय जनता पार्टी बताए ना। ये विकास जो भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश में लाना चाहती है, उसकी कीमत तो यहाँ के मूल निवासियों को भुगतनी पड़ रही है। इसकी कीमत तो दीपक जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों को भी थोड़ा सॉल्यूशंस पर बात करनी चाहिए। आप अनलेस अंटिल ये कहना कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, चाहे वो आप हो या फिर कांग्रेस हो, और अभी तो मौका आपको मिलेगा क्योंकि सदन शुरू होने वाला है, वहां पर मैं चाहती हूँ कि विपक्षी दल जरा सुझावों के साथ जाएं तो बेहतर होगा। यासी जी 3 दिन का सदन है, रस्म अदायगी आपको बता दूं, आपको बता दूं, मेरी अभी हाल ही में कुछ जो ब्यूरोक्रेट से उनसे बात हुई, उनका कहना था शासन ने तो ये सिर्फ रस्म अदायगी कर रखी है, सारा देखिए एक कहावत है पहाड़ में कि पूजा छोटी हो या बड़ी हो, बर्तन पूरे इस्तेमाल होते हैं, उतने ही इस्तेमाल होते हैं। तो जो ये 3 दिन का सेशन चल रहे हैं, चाहे 3 दिन का हो 10 दिन का, प्रशासन को पूरी व्यवस्था वही करनी है। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ कि 3 दिन की जगह 1 हफ्ता 10 दिन का क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए इस पर तो हम कल चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे आपदा पर सवाल। जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तराखंड में या हिमालयी राज्यों में जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं, उसको लेकर छत्तीसगढ़ के सांसद रंजीत रंजन ने सवाल उठाए हैं, और उसके बाद यहाँ पर विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए हैं। फिलहाल सुझावों की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं लगातार उत्तराखंड में आ रही हैं, उसके पीछे क्या बड़ा कारण है, उस पर एनालिसिस करने की जरूरत है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।